क्या लगता है आपको कौन आने वाला आजमगढ़ में? और आजमगढ़ में निरहुआ साफ। अभी सुनिए अभी तो इलेक्ट्रो बॉन्ड झांकी है, पीएम केयर फंड का डब्बा खुलना बाकी है। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, इतना बढ़िया आपने बोला है, परिचय दे दीजिए। मैं पतरूराम विश्वकर्मा RTI एक्टिविस्ट हूँ और अब मैं कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन किया हूँ। मैं प्रदेश महासचिव पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश। बढ़िया, बेहतरीन। परिचय तो बढ़िया रहा, लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि निरहुआ पूरी तरह से साफ हो रहा है। केंद्र में कौन साफ हो रहा है? केंद्र में भी जाएंगे मोदी जी इस बार। परिवर्तन बहुत आवश्यक है। काहे खातिर? काम ना अच्छा करने में काम इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार है शायद किसी सरकार में नहीं रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण मैं आपको दे दूंगा। बताइए। उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में 2018 में नियुक्ति निकाली गई संविदा पर, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, हाउस फिजिशियन, अन्य तमाम पदों पर, ठीक है, जिसमें मेरे द्वारा RTI से खंगाला गया। क्यों खंगाला गया? विनय शंकर तिवारी ने एक माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पे शिकायत किया कि इस नियुक्ति में वहाँ भ्रष्टाचार वो भी अवैध थे। उसके बाद जब मैंने उसको RTI से खंगाला तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार निकला कि जिसको मैंने लगभग 5 दर्जन शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री से लेकर तमाम संबंधित अधिकारियों को दिया। ये कब की बात है? 2018 की बात है। उसके बाद जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैंने 19 जून 2019 को एक परिवाद पत्र माननीय लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के यहाँ दाखिल कर दिया, केवल इस लड़ाई के लिए कि मोदी जी कहते हैं मैं दूध का धुला हूँ, लेकिन दूध के धुले तो है नहीं। तो मैं कोई नहीं है, मैं सिद्ध करने के लिए वो तो कोई नहीं दूध का धुला। कौन दूध का धुला? तो कहे ना कि मैं सबका मौसेरा भाई हूँ, कहते कि मैं भी सबका मौसेरा भाई हूँ। क्यों कहे मैं सबका मौसेरा भाई हूँ? उसके बाद माननीय लोक आयुक्त ने एक पत्र जारी किया जांच के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की सचिव वी हेकाली झिमोमी महोदया ने जांच किया। जांच में स्पष्ट हो गया कि लोग दोषी हैं। जब जांच रिपोर्ट गई उसके बाद माननीय लोक आयुक्त के यहाँ मेरा परिवार निस्तारित हो गया। 16 फरवरी 2023 को एक पत्र उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया कि इस पर कार्यवाही कीजिए, लेकिन कहा गया ठंडे अवस्थे में। उसके बाद 1 साल बीत जाने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुनः लोक आयुक्त ने एक पत्र जारी किया है माननीय राज्यपाल महोदय जी को, और वह किया है 16 जनवरी 2024 को, 1 फरवरी 2024 को। 1 फरवरी 2024 से आज क्या तारीख है? 20 मार्च है। 20 मार्च के बीच में आज तक कोई कार्यवाही नहीं, मामला गया ठंडा अवस्था में। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार इतनी बड़ी नाकाम सरकार है कि आज तक जितनी भी परीक्षाएं निकाली गई कि सबका पेपर लीक, सबका पेपर लीक, कोई काम नहीं हुआ। जो नौजवान छात्र बेरोजगार हैं उनसे 400 रुपया फीस लिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में। 500 रुपया मान लीजिए, लगभग 50 लाख से ऊपर बच्चों ने, 75 लाख लोगों ने फॉर्म में 50 लाख मान के चलता हूँ, 2 अरब रुपया लगभग इकट्ठा हो गया। किस लिए? चुनाव लड़ने के लिए। ये इनका एक तौर तरीका है कि हम किस तरह देश को लूटें और देश के नौजवानों को हम एकदम बेरोजगार बनाएं। जिस प्रदेश में और जिस देश में 18% GST शिक्षा पर लगाई जाती है, कापी किताब पर लगाई जाती है, इसका मतलब शिक्षा को ध्वस्त करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। बेहतरीन। मतलब सर, युवाओं का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? हाँ, युवाओं का हाल तो वो है भैया कि अब कटोरा लेकर रोड पर आने की स्थिति आ गई है। मोदी जी देखिए, मोदी जी का हम युवाओं को सिर्फ 2 चीज मिलेगा। अगर वो अपने अधिकार की बात करेंगे तो उनको डंडे से पीटा जाएगा। सही बोल रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सर, जवाब कैसे देना चाहिए युवाओं को इस केस में? युवाओं को सीधे सरकार को बदल करके सरकार को संदेश देना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ हम युद्ध करेंगे, लड़ेंगे और अन्याय का जवाब देंगे। अभी क्या बोल रहे हैं आप?
सवाल यही है। बस मैं सेटिस्फाइड हूँ। हाँ? ये युवाओं के रोजगार की बात करी तो हमने शुरुआत ही रील से करी थी। ये लोग यहाँ पे आकर के रील बना रहे थे। हमने कहा कि एक तरफ रोजगार नहीं मिल रहा है और ये क्या सोशल मीडिया एक कार्यक्रम, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है अपने आप को साबित करने के लिए या फिर धनोपार्जन करने के लिए। क्योंकि पैसे कमाना ही रोजगार का मतलब, आप पैसे कमाए अच्छा, और आपको जो है कि आपका जीवन जो, सुनिए ना भाई, सुनिए ना, सुन लीजिए। रील बना करके अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आपके फॉलोअर्स रहते हैं, तो आपकी जो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। और जो इतना आप बिजनेस करके या फिर रोजगार करके या नौकरी पा करके नहीं करेंगे, उससे कहीं ज्यादा आपका जो है कि वो अर्निंग हो सकती है। तो क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता रोजगार के लिए? देखिए, अगर सोशल मीडिया पे जाना है तो फिर शिक्षा की जरूरत क्या है? तब तो एक अशिक्षित लड़का भी आज के दौर में मोबाइल के लिए मास्टरमाइंड हो चुका है। जितना हम नहीं जानते उससे ज्यादा मोबाइल को जानता है और रील बना के ही कमाए। फिर हम कहते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की जरूरत क्या हमको है? किस लिए है भाई? जब आप हमें सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, हमें शिक्षा नहीं दे सकते हैं, हमें रोजगार नहीं दे सकते, हमें नौकरी नहीं दे सकते, तो आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत नहीं। आप भी कुर्सी छोड़ के हट जाइए, मत रहिए कुर्सी पर, छोड़ दीजिए कुर्सी को खाली। सभी बेरोजगार रील बनाएंगे, पकौड़ा तलेंगे, पैकेट मारेंगे, यही सब करेंगे और कर के जाएगा है। दूसरी चीज, आप महिला हैं ना, आप महिला हैं, मुझे एक चीज का प्रश्न आप दे दीजिए उत्तर कि वाराणसी बेचू, भाई साहब, वाराणसी बेचू IIT की छात्रा, वाराणसी बेचू IIT की छात्रा के साथ बीजेपी IT सेल के लड़कों ने जो हस्र किया, IT सेल के नहीं, बाहर ही आकर के किए थे। IT सेल के थे, प्रमाण है उसका। IT सेल के थे, बीजेपी IT सेल के थे। उन्होंने जो उस बच्ची के साथ किया, नहीं बीजेपी के तो थे लेकिन IT सेल के थे। ये IT सेल के हैं। अच्छा। तमाम मीडिया में खबरें चली हैं, तमाम चीजें निकला है। मेरे सबसे बड़ी कहने का मतलब यह है कि चाहे वह बेटी किसी की हो, मेरी हो, आपकी हो, चाहे समाज की किसी की भी हो, उसके साथ जो हुआ 2 महीने बाद उसकी गिरफ्तारी क्यों की गई? कारण कि इनके लिए वो चुनाव में काम कर रहे थे और उनके पर बुलडोजर नहीं चलेगा क्या? बाबा का बुलडोजर बंद है, बिगड़ा है। अगर बाबा में दम है तो बुलडोजर को बनवाएं, बुलडोजर को बनवाएं। अब बनवा करके उन तीनों लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवाएं जो उनके पार्टी के IT सेल के पदाधिकारी थे, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। पेपर जिसने लीक किया उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? जो पकड़े गए थे, क्यों नहीं बुलडोजर चला उस पर? जो है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए था। इतने 75 लाख बच्चों का जो है भविष्य अधर में चला गया, उस पर बुलडोजर नहीं चला। लीक किया पेपर और जो है कि कहीं न कहीं उन पर भी सवाल तो उठ रहा है कि जो है कि आपकी सरकार में, आपकी सत्ता में कैसे पेपर लीक हो गया? आप जान रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि सपा में लीक होता था तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि हमें भाजपा में लीक ना हो। भाजपा में कैसे लीक हो गया? इसका मतलब क्या है? यानी बेरोजगारों को और बेरोजगार करना है, बस क्लियर यही है एकदम। नाम क्या हुआ आपका? हमारा पन्ना लाल यादव नाम है। और ये जो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी की जो सरकार है, पब्लिक को बहुत अब तक बेवकूफ़ बनाई, गुमराह किए। कैसे? अरे ये लोग जुमलेबाज हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किए। और पब्लिक जो है कि अब जागरूक हो गई है। और 2 लाइन कुछ हम कहना चाहते हैं। हर जनता के है बा डिमांड, कि जनता के है बा डिमांड, सपा के सरकार चाहिए, कि सपा के सरकार चाहिए, कि अरे योगी जी हमें बेकार, अरे मोदी जी हमें बेकार, सपा के सरकार चाहिए। और क्या चाहिए? कि जनता के है बा डिमांड, यूपी में समाजवाद चाहिए, युवा के रोजगार चाहिए। अब भाई महंगाई भी उठे मुद्दा, महंगाई पे 2 लाइन। ये सरकार आज तक न तो शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न रोजगार पे, न महंगाई पे ये चुनाव नहीं लड़ रही है। ये केवल क्या, मोदी की गारंटी पे चुनाव हो रहा है। अब मोदी की गारंटी सब फेल है, सब जुमलेबाज, टोटल जुमलेबाजी है। 15 लाख से लेकर के यह सरकार जो है 15 लाख से शुरू हुई और नमक तेल पर आके गिर गई है। चाचा वेमो हटाइए, हटवाइए, हमको मत लीजिए। अरे सोशल मीडिया पे हम वायरल काहे नहीं दे रहे, काहे डर रहे हैं आप? ये भी हम जब हटेगा तभी ना वोटवा आएगा। ये भी हम हटेगा ही नहीं तो बीजेपी में ही जाएगा वोट। ये कह रहे हैं कि ईवीएम जो है कि किसी और को डालो तो मोदी पे चला जाता है वोट, ईवीएम को हटाइए। भाई साहब की बात से मैं संतुष्ट
स्पष्ट हो सही है। जबकि जो चुनाव आयोग के एक लोग जिनकी वीडियो बाकायदा वायरल हुई, उन्होंने बाकायदा पोयम भी बोली थी उस पे कि जो है कि आप हारते हैं, आपकी नाकामियां जो है कि हम पे डालते हैं, यानी कि ईवीएम पे डालते हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ आपसे कि बात ईवीएम की जब आती है, मैं ये कहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमको जनता चुनती है, तो जनता तो ईवीएम से चुने, तो जनता तो आपको बैलेट पेपर से भी चुनेगी। तो आपको क्या दिक्कत है बैलेट पेपर से चुनाव कराने तो में? 2004 से ही चल रहा है ना ईवीएम। तो अरे पता क्यों नहीं? इन लोगों की कहानी ये है, अभी एक सुनाइए। मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, बैलेट पेपर पे भी धोखा। हम इन पर कैसे कह सकते हैं कि आप जब प्रधानमंत्री का होगा बैलेट पेपर पे, तो वहाँ पे धोखा नहीं होगा, वहाँ पे भी मोदी सरकार कर सकती है धोखा। तो हम लोग तो मजबूर है, धोखे से तो सभी लोग मजबूर हैं। ईवीएम पे अगर धोखा हो सकता है तो बैलेट पेपर पे नहीं हो सकता। फिर भी बैलेट पेपर को बैलेट पर बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकता है। जहाँ विधायक लोग अपने दबंग का होकर 200-400 वोट डाल देंगे, पुलिस लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, सब लोग वहाँ तो बिका रहेगा, पैसे का दाम तो हर जगह चल रहा है। देखिए, जहाँ तक आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन सुनिए, बैलेट पेपर भी तो है। अगर चुनाव कराया जा रहा है बैलेट पेपर से कराएं, वीडियोग्राफी के अंदर कराएं, सीसीटीवी कैमरे के अंदर कराएं। यदि इस तरह की गड़बड़ी होती है तो उसको माननीय लोक आयुक्त में, माननीय जो है कि न्यायालय में हम जा करके, सुप्रीम कोर्ट तक जा करके उस चीज को सिद्ध तो कर सकते हैं। जिस तरह चंडीगढ़ वाले मेयर वाला चुनाव सिद्ध हुआ, हटाए गए जो मेयर बीजेपी के बनाए गए थे, तो उस प्रकार से हम न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय में अपनी बात को रख सकते हैं कि हाँ ये गड़बड़ी है, तो चुनाव को रद्द किया जा सकता है। बैलेट पेपर को याद आ रहा है तो बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया है कि यहाँ पे वोटिंग पे निकल रहा है, मतलब कुछ कहीं तो ये भी दिखाते हैं कि वोटिंग में धांधली होती है, कहीं जाते रास्ते में जाते हुए बदल दी जाती है। तो रास्ते में कहाँ सीसीटीवी कैमरा मिलेगा? देखिए, दो चीजों का ध्यान देना होगा हमें। जो बदलना ही चाहेगा, कैसे रोक पाएगा कोई? नहीं, क्यों नहीं रोक पाएगा? तमाम व्यवस्थाएं हैं। अगर पहली बात की उत्तर प्रदेश पुलिस को हटा दिया जाए और सीधे आर्मी के थ्रू चुनाव कराया जाए, तो आर्मी पर इतना मुझे भरोसा है कि जो देश की रक्षा करती, सीमा पे खड़ी रहती, वो इस तरह की गलतियां नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस को एकदम हटा दिया जाए, आर्मी को लगा करके चुनाव कराया जाए। कैसे नहीं? हम कहते वीडियोग्राफी अब वहां तक कराइए जहां तक मशीन को जमा करना है, मतलब गाड़ी में ही लगा दीजिए। अरे गाड़ी में नहीं, उनके साथ हम कहते हैं बड़े बड़े अपराधी जब कहीं एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उनके पीछे तमाम वीडियो कैमरा होता है। तो आप, और दूसरी चीज मीडिया किस काम के लिए है? अगर यह देश का चौथा स्तंभ है, 14 खंभा है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है उसका, हाँ बिल्कुल साथ चले और कवरेज करे खबर को, तब तो सही होगा। तो यहाँ पे हमने बातें करी है, ये तो स्पष्ट हो गया है कि आजमगढ़ से कौन जीतने वाला है। और आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, नीरव जी या फिर धर्मेंद्र यादव? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।